अब हम देखेंगे हाइबरनेट की इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की फर्स्ट टेक्निक को, जिसका नाम है टेबल पर हायरार्की क्लास, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, दो टाइप से मैपिंग परफॉर्म करेंगे, एक तो एक्सएमएल की मदद से और एक एनोटेशन की मदद से। यदि हमको क्या करना हो, इनहेरिटेड क्लास के कोरोस्पोंडिंग डेटाबेस के अंदर सिंगल टेबल क्रिएट करना हो, तो हम क्या करेंगे, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि मैपिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। ये क्या हो गई हमारी प्रोडक्ट क्लास, और ये क्या है फर्नीचर, मोबाइल और क्लोथ्स क्लास। ये तीनों क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है प्रोडक्ट क्लास को। तो जैसे ही ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज यानी कि ये जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी किसके अंदर, ये तीनों क्लास के अंदर। तो ये तीनों क्लास क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी या फिर सब क्लास हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। तो इसको मैप करेंगे किसे, तो जब हम क्या करते हैं टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज, तो पेरेंट क्लास को मैप करने के लिए डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट टेबल से हम क्या करते हैं, क्लास टैग का यूज करते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, नेम एट्रीब्यूट में उस क्लास का नाम पास करते हैं। कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का। ये क्या करता है, क्लास टैग पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जो सब क्लास टैग होता है ये किसको करता है, सब क्लास या चाइल्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का नाम पास करते हैं। और सब क्लास टैग का यूज कब करेंगे, जब हम क्या कर रहे हो, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज कर रहे हो, और उसमें हमको बताना हो कि ये जो क्लास है, क्लोथ्स, फर्नीचर या फिर मोबाइल, यानी कि किसी भी सब क्लास को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सब क्लास टैग का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, उस क्लास का नाम पास कर देंगे, है ना। और उसके अंदर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए नॉर्मल प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल कॉलम से, डेटाबेस के टेबल के नॉर्मल कॉलम से हमको क्या करना हो, मैप करना किसी प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी टैग का। और यदि प्राइमरी की कॉलम से मैप कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, आईडी टैग का यूज़ करेंगे, है ना। और जो ये डिस्क्रिमिनेटर कॉलम है या फिर डिस्क्रिमिनेटर या वैल्यू है, इसका क्या यूज़ है, पर यूज समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को और बेसिक से समझना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, पेरेंट क्लास है, बाकी सब चाइल्ड क्लास है, तीनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तीनों इंडिविजुअल है। पर हम क्या कर रहे हैं, हमने इन तीनों के कोरोस्पोंडिंग सिंगल टेबल क्रिएट करी है ना। तो क्या होता है, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डेटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, किसमें, डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट टेबल में, यानी कि इसमें। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सिंगल रो को या फिर रिकॉर्ड को। यानी कि मैं क्या कर चाहता हूँ, क्लोथ्स के डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ डेटाबेस की टेबल के अंदर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, क्लोथ्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्लोथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया। उसके बाद में सेटर मेथड का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे। अब हम क्या करना है, क्लोथ। अब हमने क्या देखा था कि चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, जब उसको क्या कर ले हम, एक्सटेंड कर ले, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड यानी कि क्लोथ के ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड को यूज कर रहे हैं, किसकी, पेरेंट क्लास की। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पेरेंट के आईडी में क्या करना है हमको, आईडी पास करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे आईडी सेट नहीं करी है, हम यहाँ पे करेंगे CLOTHES क्लोथ्स डॉट सेट आईडी, है ना। और आईडी को सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे आईडी। तो जैसे चले जाएगी आईडी, सीधे चले जाएगी इसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल में, प्रोडक्ट क्लास के अंदर, इसमें चले जाएगी आईडी। और नेम का चले जाएगा इसके अंदर, और कलर चले जाएगा इसके अंदर, और प्राइस इसके अंदर चले जाएगी, है ना। वैसे ही क्या करना है, हमको साइज करना है, मेल साइज, जेंडर, क्लोथ्स एंड टाइप ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, सेटर मेथड की मदद से कर देंगे। अब जैसे ही क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट हो, अब ये सारी वैल्यू किसके अंदर सेट हो गई, इस ऑब्जेक्ट के पास में आ गई, है ना, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे किसके अंदर, जो मेथड क्या करेगी, डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करेगी, उस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे, यानी कि परसिस्ट मेथड के अंदर पास कर दिया। तो क्या होगा कि जैसे हम पास करेंगे, तो उससे क्रोस्पोंडिंग क्या होगा, ये सारी डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, इस टेबल के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी के क्रोस्पोंडिंग जो कॉलम है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, और जो बाकी कॉलम है, रिमेनिंग कॉलम, उसमें क्या होगा, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, है ना। यानी कि उस कॉलम के अंदर कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सिंगल रिकॉर्ड को या रो को, है ना। अब ये हो गई। अब इसमें क्या होगा कि हम मल्टीपल क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। सपोज करो क्लोथ्स के भी कर रहे हैं, मोबाइल के लिए भी कर रहे हैं, और फर्नीचर के लिए भी कर रहे हैं। अब 100 या 1000 रिकॉर्ड हो गए। अब इसमें हमको क्या करना है, सर्च करना है या गेट करना है कि हमको सिर्फ स्पेसिफिकली क्लोथ से रिलेटेड डेटा को फेच करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से डिस्क्रिमिनेटर कॉलम बनाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर टैग का यूज करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और उसके अंदर हम पास कर देंगे नेम। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेटर कॉलम जो बना रहे हैं उसका नाम क्या चाहिए आपको, तो उसके अंदर हम नाम पास कर देंगे। उसके अंदर ये जो बताएंगे टाइप का यूज करेंगे, यानी कि बताएंगे कि ये जो कॉलम बना रहे हैं इसके अंदर किन कौन सी टाइप की वैल्यू का भी स्टोर करना चाहते हो।
तो हम बता देंगे स्ट्रिंग, जिससे क्या होगा वो कॉलम सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ये डिस्क्रिमिनेटर टैग का यूज हम कब करते हैं, जब हमको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना होता है। यानी कि इससे क्या होगा, ये यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, है ना, और उसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, और उसका नेम क्या हो जाएगा, टाइप, है ना। कॉलम एट्रीब्यूट में हम नाम पास कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है, 3 इंडिविजुअल सब क्लासेस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सेट करना पड़ेगी। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, क्लोज से रिलेटेड डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके डेटा में सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे। और हम क्या करेंगे, ऐसी मेथड का यूज करेंगे जो क्या करेगी, डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करेगी। जैसे सेशन के अंदर मेथड्स का यूज करते हैं, सेशन के अंदर प्रेजेंट मेथड का, जैसे परसिस्ट हो गई, सेट हो गई, डिलीट हो गई, अपडेट हो गई। तो हम परसिस्ट का यूज करेंगे तो क्या करेगा, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा, यानी कि ये क्लोज नाम का ऑब्जेक्ट पास करा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है, 101 टी शर्ट रेड, ये तो ये क्या हो जाएगा, डेटाबेस की टेबल में स्टोर हो जाएगा। मर ये डेटाबेस की टेबल में स्टोर हो जाएगा। मर बाकी जो कॉलम रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वैकेंट रहेंगे, तो इसमें क्या होगी, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमको पता करना है कि कौन सी रो में कौन सा डेटा है, तो किसकी मदद से पता करेंगे, उस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम की मदद से पता करेंगे, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी उसकी मदद से। यानी कि हम क्या करेंगे, जब सब क्लास को मैप करेंगे, मैपिंग करते वक्त, तो क्या करेंगे, उसमें एक वैल्यू सेट कर देंगे, कौन सी, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू। यानी कि जब जब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस की टेबल में, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम क्रिएट करा हमने, कौन सा, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम, उसमें क्या वैल्यू सेट हो जाए, क्लॉथ सेट हो जाए। और जब जब हम क्या करेंगे, फर्नीचर या मोबाइल का डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में क्या हो जाए, उनकी डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू सेट हो जाए। यानी कि मोबाइल के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो मोबाइल हो जाएगा, और फर्नीचर को कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो फर्नीचर हो जाएगा। तो ना इस तरीके से क्या होगा, ये डेटा सेट होगा। इसलिए मैपिंग करते टाइम ही हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू देना पड़ती है। डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू सिंगल रहती है, मगर जब जब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा सेट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में क्या हो जाएगी, वो वैल्यू सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और जब भी हमको क्या करना होगा, फ्यूचर में उसको फेच करना होगा डेटा को, तो हम क्या करेंगे, उस डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। सपोज करो कि हमको क्या करना है, कोई सा डेटा सेट करना है, फेच करना है ना। यदि मान लो कि एक टेबल है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल डेटा है, किसके होंगे, मिक्स्ड और मल्टीपल डेटा होंगे, किसके, क्लोथ्स के भी होंगे, फर्नीचर के भी होंगे, और मोबाइल के भी होंगे। तो सपोज करो कि 150 डेटा है तीनों के मिला के, है ना। तो इसमें से 50 किसके, क्लोथ्स के, 50 फर्नीचर के, 50 मोबाइल के। और हमको क्या करना है, एग्जैक्ट मोबाइल के जितने भी डेटा हैं उसको हमको फेच करना। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में जाएंगे और मतलब एक क्यूरी लिखेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम से क्या करो, रेफरेंस लो और चेक करो कि डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में जहाँ जहाँ क्लोथ्स लिख रखा है, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू जिनकी जिनकी क्लोथ्स है, उसके डेटा को हमको क्या कर दो, फेच करके दे दो। तो अब समझ आएगा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, फेच कर सकते हैं डेटा को डिस्क्रिमिनेटर कॉलम की मदद से। और डिस्क्रिमिनेटर कॉलम का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो कौन से टाइप का डेटा हमने स्टोर कर रखा है। यानी क्लोथ्स टाइप का डेटा स्टोर कर रखा होगा तो उसके डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में क्या होगा, क्लोथ्स होगा। डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लोथ्स होगी। मोबाइल का डेटा करेंगे तो मोबाइल होगा, और फर्नीचर का करेंगे तो फर्नीचर होगा, जिससे हमको आसानी हो जाएगी इतने मिक्स्ड डेटा में से एग्जैक्ट डेटा को फेच करने के लिए। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल रो या रिकॉर्ड को, है ना। यानी क्या होगा कि एक बार में क्या कर रहे हैं हम, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट को के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टोर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इस एट्रीब्यूट यानी कि क्लोथ्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर वो क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, नेम, प्रोडक्ट नेम, कलर, और यहाँ पे देखते हैं हम स्पेसिफिक, ये क्लास के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, क्लोथ्स के क्लास के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, साइज, जेंडर, वेरिएबल टाइप एंड टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में क्या होगी, डेटा सेट हो जाएगा। और बाकी जो कॉलम रही है ना, उसमें क्या होगा, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हम उसके डेटा को तो स्टोर कर नहीं रहे, जिससे क्या होगा, अननेसेसरी मेमोरी का लॉस होगा। क्योंकि उन कॉलम में क्या होगा, वेस्ट ऑफ मेमोरी होगी, यानी कि हम उसमें डेटा स्टोर ही नहीं कर रहे, तो फिर उस चीज़ को बनाने का फायदा ही क्या है, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम मैपिंग करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेटा कैसे स्टोर होगा। अब हम देखेंगे एनोटेशन की मदद से किस तरीके से हम मैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किसके लिए, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक में, है ना। तो एनोटेशन कौन कौन सा यूज़ करेंगे, कौन कौन से एनोटेशन का यूज़ करेंगे एनोटेशन बेस्ड मैपिंग में, है ना। मेनली हम 3 टाइप के एनोटेशन का यूज़ करते हैं, है ना। इनहेरिटेंस, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू। तो पेरेंट क्लास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले @ एनोटेशन का यूज़ करेंगे। यानी कि हाइबरनेट को हम बताएंगे कि ये क्या है, हमारी एक इंटिटी क्लास है जिसको हमको क्या करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप करवाना है ना। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, चारों ही क्लास में क्या कर रखा है, @ एनोटेशन का यूज़ कर रखा है। प्रीवियसली जो हमने देखा था कि कंपोनेंट बेस्ड मैपिंग में, तो हमने क्या कर रखा था कि जो 2 कंपोनेंट क्लास थी उसमें क्या कर रखा था, एम्बेडेबल एनोटेशन का यूज़ कर रखा था, और जो मेन क्लास थी उसमें क्या कर रखा था, उसमें जो हमने कंपोनेंट क्या कर रखे थे, डिफाइन कर रखे थे, उसमें क्या कर रखा था, एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ कर रखा था। ये क्यों कर रखा था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, टाइटली बाउंडेड हो रहा था, यानी कि एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, है ना।
क्योंकि वो क्या है कंपोनेंट है जो क्या हो रहे थे यूज हो रहे थे मेन क्लास में। यहाँ पे ये क्या है कंपोनेंट नहीं है, तीनों क्या है इंडिविजुअल क्लासेस है जो क्या कर रही है इनहेरिट कर रही है इसकी प्रॉपर्टी को। तो हम बता रहे हैं कि ये क्या है सारी इंटिटी क्लासेस है जिसको आपको क्या करना है मैप करना है डेटाबेस की टेबल में। इनने क्या कर रखा है इनहेरिटेंस मैपिंग मैकेनिज्म का यूज करके ये क्या कर रहा है क्लासेस को क्रिएट करा है और इसको आपको क्या करना है डेटाबेस की टेबल से मैप करना है इनहेरिटेंस मैपिंग टेक्निक का यूज करके। तो वो कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज कर रहे हैं। इसका यूज करते हैं तो टेबल क्या होती है डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होती है वो इनहेरिटेड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल क्रिएट होती है वो क्या होती है सिंगल टेबल क्रिएट होती है। इसलिए जब हम एनोटेशन का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं एट द रेट इनहेरिटेंस एनोटेशन का यूज करते हैं बताने के लिए कि हम इनहेरिटेंस मैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं यानी कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी एट्रीब्यूट में बताते हैं कि कौन सी हम क्या कर रहे हैं टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस टाइप कौन सा टाइप है सिंगल टेबल टाइप यानी कि जो टेबल क्रिएट होना चाहिए इस इनहेरिटेड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग वो कैसे होना चाहिए सिंगल होना चाहिए। तो हाइबरनेट समझ जाएगा कि हम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं टेबल पर हायरार्की क्लास का। और एट द रेट डिस्क्रिमिनेटर कॉलम एनोटेशन का यूज कर रहे हैं यानी हम उसको बता रहे हैं कि आप क्या करो एक कॉलम क्रिएट करो जिसका नाम क्या हो टाइप हो और उसका टाइप क्या हो यानी कि वो कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो डिस्क्रिमिनेटर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे डिस्क्रिमिनेटर टाइप डॉट स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग टाइप की वो क्या करे वैल्यू को स्टोर करे उस कॉलम में है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एट द रेट डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू इंडेंटेशन का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं वो वैल्यू पास कर रहे हैं जो वैल्यू जब हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर इसके ऑब्जेक्ट के क्रॉसपोंडिंग जो डेटा को स्टोर करवाएंगे टेबल में तो इसके क्रॉसपोंडिंग कौन सी वैल्यू सेट हो जाए उस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पास कर देंगे एट द रेट डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू एनोटेशन का यूज करके। तो अब हमने क्या करा एक्सएमएल की मदद से कैसे मैपिंग करेंगे है ना और एनोटेशन की मदद से कैसे मैपिंग करेंगे किसमें टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक में। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा। अभी तक हमने क्या देख लिया है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे एक्सएमएल और एनोटेशन की मदद से मैपिंग परफॉर्म करेंगे और जैसे ही हम मैपिंग परफॉर्म करेंगे तो हाइबरनेट क्या करेगा उस मैपिंग की मदद से क्या करेगा डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर देगा। यहाँ हो गई। अब हमने क्या करा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेके समझा है तो यहाँ पे क्या करा हमने एक क्लास बनाई अकाउंट नाम की जिसमें क्या करा कॉमन प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है ना। ये पेरेंट क्लास हो गई और ये चाइल्ड क्लास हो गई क्योंकि हमने क्या करा इस क्लास को हमने क्या करा इन दोनों क्लास में क्या करा एक्सटेंड कर लिया जिससे क्या होगा इस अकाउंट में जो भी कॉमन प्रॉपर्टी वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी स्टूडेंट अकाउंट क्लास में और एम्प्लॉय अकाउंट क्लास में। अब क्या करना है हमको स्टूडेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है डेटाबेस की टेबल के अंदर है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे सेटर मेथड का कॉल करके उसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू को पास कर देंगे जिस भी डेटा को हमको सेट करना है। तो जैसे हम डेटा सेट करेंगे तो कहाँ चले जाएगा वो है ना इस वेरिएबल के अंदर और इस क्लास के वेरिएबल के अंदर चले जाएगा है ना। यानी कि हम क्या करेंगे अकाउंट होल्डर नेम नंबर और टाइप ये करेंगे तो क्या होगा अकाउंट क्लास के अंदर ये जो वेरिएबल है इसमें सेट हो जाएंगे और वैसे ही क्या होगा एस आई डी एस ब्रांच और एस मार्क्स ये इसके अंदर सेट हो जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डेटा सेट हो चुका है ये सारा डेटा सेट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे पास कर देंगे सेशन के अंदर प्रेजेंट परसिस्ट मेथड के अंदर। ये क्या करती है इनपुट में लेती है ऑब्जेक्ट को और उस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा यानी कि हमने क्या करा स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसमें स्टूडेंट अकाउंट टाइप का और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है ये 1 2 3 4 रुद्र सेविंग एस 111 SBI 75 ये डेटा को क्या कर देगा स्टोर कर देगा डेटाबेस की टेबल के अंदर। अब यदि हमको क्या करना है एम्प्लॉय अकाउंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू को सेट कर देंगे और जैसे इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा वैल्यू सेट हो जाएगी हम इसको क्या कर देंगे सेशन डॉट परसिस्ट मेथड के अंदर पास कर देंगे। जैसे ही पास करेंगे हाइबरनेट क्या करेगा ऐसे क्रॉसपोंडिंग डेटा यानी कि इसको क्या करेगा टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसमें क्या होता है हर ऑब्जेक्ट क्या करता है रिप्रेजेंट करता है एक रो को। जैसे स्टूडेंट अकाउंट है ये क्या कर रहा है इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे ही एम्प्लॉय अकाउंट है वो क्या कर रहा है इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब जब हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करेंगे तो क्या करेगा सिंगल रो को रिप्रेजेंट करेगा रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा है ना। और जब जब हम क्या करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू सेट हो जाएगी। जब हमने क्या करा था मैपिंग परफॉर्म करी थी इस सब क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने क्या करा था तब वैल्यू असाइन करी थी डिस्क्रिमिनेटर कॉलम एट्रीब्यूट की मदद से या फिर एनोटेशन की मदद से वो वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब जब भी क्या होगा फ्यूचर में हम क्या करेंगे किसी भी मेथड की मदद से इस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे इस टेबल में से हमको सिर्फ क्या चाहिए स्टूडेंट अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेट करना होगा तो हम क्या करेंगे मेथड का यूज़ करेंगे और उसमें आईडी पास कर देंगे। तो हाइबरनेट क्या करेगा किसकी मदद से डिफ्रेंशिएट करेगा डेटा को इस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम के अंदर प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू की मदद से क्या करेगा डिफ्रेंशिएट करेगा उस डेटा को वो फाइंड करेगा कि कौन से डिस्क्रिमिनेटर टाइप में जो वैल्यू होगी तो वो वैल्यू को देख के डिफाइन करेगा कि ये कौन से टाइप का डेटा है और ये कौन से टाइप का डेटा है। जैसे इसमें क्या लिखा है ऐसे यानी कि स्टूडेंट अकाउंट टाइप का डेटा है और ये क्या है एम्प्लॉय अकाउंट टाइप का डेटा है।
और जब हम क्या करेंगे डेटा को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हाइबरनेट क्या करेगा, इस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का है। यानी यहाँ पे यहाँ चेक कर लेगा कि यदि डिस्क्रिमिनेटर टाइप कॉलम में क्या होगा, यदि वैल्यू ऐसे होगी तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट अकाउंट टाइप का डेटा, और यदि ई हो जाएगी तो ये एम्प्लॉय अकाउंट टाइप का डेटा है। तो जिस कॉलम में क्या होगा या फिर जिस रो में क्या होगा स्टूडेंट अकाउंट होगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा वो डेटा आगे लग देगा। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, स्टूडेंट अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे उनके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फेच करना है। तो हाइबरनेट क्या करेगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि किस किस रो में क्या है स्टूडेंट अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं ऐसे वैल्यू प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ ऐसे वैल्यू प्रेजेंट होगी उस रो के डेटा को ला के रख देगा। समझ आएगा कि किस हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डेटाबेस की टेबल में स्टोर करेंगे, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम का क्या यूज है और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू क्या यूज में आएगी, हाइबरनेट कैसे यूज करेगा। अब इसको हम कोड से समझते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे फाइल पे जाके और फिर न्यू पे जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद में मेवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आर्क टाइप चूज करना है। तो आर्क टाइप क्या हो जाएगा हमारा org.apache.maven। तो हमको आर्टिफैक्ट आईडी चूज करना है। तो कौन सी वाली करना है हमको, मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट वाली। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है ग्रुप आईडी। तो ग्रुप की आईडी क्या हो जाएगी हमारी, com.table पर हायरार्की क्लास मैपिंग विथ XML। ठीक है, ये तो हमने ग्रुप आईडी दे दी। अब क्या करना है हमको आर्टिफैक्ट आईडी चूज करना। तो आर्टिफैक्ट आईडी क्या हो जाएगी हमारी, टेबल पर सब क्लास मैपिंग विथ XML। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे पैकेज का नाम यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अब क्या कर देंगे यहाँ पे वाई कर देंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पैकेज क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करना है। हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल के अंदर हमको क्या करना है, डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना है हमको, सबसे पहले हमको करना है हाइबरनेट कोर की, और उसके बाद में MySQL कनेक्टर की। क्योंकि हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, MySQL कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके क्रॉसपोर्डिंग हमको MySQL कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा उससे कनेक्ट करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे मेवन डिपेंडेंसी फॉर हाइबरनेट, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड हाइबरनेट ORM पे जाएंगे, और उस पे जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट स्टेबल वर्जन कौन सा है, 6.4। यहाँ पे जाके HTML पे क्लिक कर देंगे, और HTML पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में हमारे प्रोजेक्ट के pom.xml फाइल के अंदर, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया, ये रहा, इसके pom.xml के अंदर डिपेंडेंसी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, उस डिपेंडेंसी को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया। अब ये तो हमने क्या कर दिया, हाइबरनेट की डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया। अब क्या करना है, कनेक्टर की MySQL कनेक्टर की डिपेंडेंसी को ऐड करना। तो यहाँ पे जाके मेवन डिपेंडेंसी फॉर MySQL कनेक्टर, ये रहा, इसी कर देंगे। यहाँ पे हमको जाना है http maven repository.com पे MySQL कनेक्टर पे जाएंगे, और हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो MySQL है उसका वर्जन क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 वर्जन वाली डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेंगे या फिर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8.0.28 वाली डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में वर्जन पे यहाँ से इसको कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट की pom.xml में डिपेंडेंसी टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, हाइबरनेट कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो इस हाइबरनेट के नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं हाइबरनेट के नीचे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेवन डिपेंडेंसी नाम का फोल्डर है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज आ जाएगी। तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी आ गई। अब हमको क्या करना है, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना है। तो एंटिटी क्लासेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम src main/java फोल्डर के अंदर जाएंगे। इस पैकेज के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे बेस पैकेज में जाके राइट क्लिक करेंगे,
और राइट क्लिक करने के बाद में न्यू में जाने के बाद पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज का नाम क्या हो जाएगा, इंटिटी। इस इंटिटी पैकेज के अंदर हमको क्या करना है, क्लासेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्लास कौन सी बनाएंगे हम, प्रोडक्ट नाम की, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। अब इस क्लास के अंदर क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, PROTECTED, प्रोटेक्टेड इंट आईडी, यानी कि प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी। फिर प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, तो ये क्या करेगा, नेम स्टोर करेगा किसका, प्रोडक्ट का। उसके बाद आ जाएगी हमारी प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग कलर, है ना। उसके बाद में प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नहीं, इंट प्राइस। अब ये तो हमने क्या कर रही, प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली। अब क्या करना हमको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग गेटर्स एंड सेटर जनरेट करना। तो सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे। अब क्या करा हमने, गेटर्स एंड सेटर जनरेट कर लिया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, क्लोथ्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, CLOTHES, क्लोथ्स। अब क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, प्राइवेट इंट साइज, क्लोथ का साइज हो जाएगा ये। तो फिर हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, यानी कि कौन से जेंडर के लिए जो कपड़े हैं वो है। उसके बाद में हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग। उसके बाद हो जाएगा वियरेबल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ क्लॉथ, CLOTHE क्लॉथ। अब क्या करना है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको गेटर्स एंड सेटर जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापिस से सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर करेंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और जनरेट कर देंगे। अब ये तो हमने क्या करा, क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोथ के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है हमको, मोबाइल के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मोबाइल, MOBILES, मोबाइल्स। इसके अंदर भी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग बैटरी पावर। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग रैम। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग रोम। फिर नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोसेसर। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर लेते हैं, गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो रिसोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और क्या कर लेंगे, जनरेट कर देंगे। अब ये तो हमने क्या कर दिया, मोबाइल क्लास क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट कौन सी करना है हमको, फर्नीचर क्लास क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे। क्लास का नाम क्या है, फर्नीचर्स, ठीक है। हम यहाँ पे फर्नीचर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ फर्नीचर। उसके बाद हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वुड। उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग बेड। उसके बाद आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग हाइट। अब ये तो हमने क्या करी, फर्नीचर क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। अब क्या करना है, इसको हमको इससे कॉरस्पॉन्डिंग गेटर सेटर जनरेट करना है। तो सोर्स पे जाके जनरेट गेटर सेटर, सिलेक्ट ऑल और जनरेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इस क्लास की प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग गेटर सेटर जनरेट हो गए। अब ये तीनों जो क्लासेस है कौन कौन सी, मोबाइल, फर्नीचर एंड क्लोथ्स, ये तीनों में हमने क्या कर रहे हैं,
इस क्लास के क्रोस्पोंडिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया इन क्लासेस में, और जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो तीनों में यूज आ रही थी हमने उसको क्या करा, प्रोडक्ट क्लास में क्रिएट कर दिया। अब हमको क्या करना है, रिक्वायरमेंट है इस प्रॉपर्टी की, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे तीनों क्लासेस में, क्लॉथ, मोबाइल और फर्नीचर में। जिससे क्या हो जाएगा, इस क्लास में प्रेजेंट है सारी प्रॉपर्टी इन तीनों क्लासेस में इनहेरिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की। तो क्या करेंगे, तीनों ही क्लासेस में इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो EXTEND एक्सटेंड्स किसको करेंगे, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स क्लास को। अब ये काम तीनों में करना है तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ कर देते हैं सेव। यही काम हम कर लेंगे मोबाइल में भी और यही काम कर लेंगे हम फर्नीचर क्लास में भी। अब क्या हो गया, इन तीनों में पेरेंट चाइल्ड टाइप की रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो गई। किसमें, ये तीनों क्या हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई, और ये क्या हो गई, प्रोडक्ट पेरेंट क्लास हो गई तीनों क्लासेस की। अब ये तो हमने क्या कर दिया, एंटिटी क्लासेस क्रिएट कर दी है ना। अब क्या करना, हमको इन तीनों क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक फाइल बनाना है, जो कौन सी होगी, मैपिंग फाइल होगी, जिसमें क्या करेंगे हम मैपिंग डिफाइन करेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, मैपिंग। तो यहाँ पे .AMAPPING मैपिंग। अब इसके अंदर क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और फाइल का नाम क्या हो जाएगा, hibernate.hbm.xml। ये हमारी मैपिंग फाइल हो गई। अब इस फाइल में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको DTD ऐड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जिसमें क्या होगा, जो भी हम मैपिंग करने के लिए जो भी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे उसका डिक्लेरेशन उस DTD के अंदर होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे DTD फॉर हाइबरनेट मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई, इससे क्लिक करना है। सबसे पहली वाली यहाँ पे दिख रहा है हाइबरनेट http/hibernet.org पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमको हाइबरनेट मैपिंग -3.0.DTD इस पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे, और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन हो गई। ओपन होने के बाद में यहाँ से DTD कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट में इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये हो गई। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइबरनेट मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा रूट टैग हो जाएगा। अब इस रूट टैग के अंदर क्या करेंगे, हम क्लास टैग का यूज़ करेंगे। काय का यूज़ करेंगे, क्लास टैग का, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास का नाम पास करेंगे, वो भी कौन सी, पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे CLASS क्लास टैग के अंदर हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। नेम एट्रीब्यूट पे फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करेंगे, किसका, इस पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी। ये तो हमारा पैकेज का नाम हो गया फुल्ली क्वालिफाइड, इसको आके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब डॉट लगा के उस क्लास का नाम लिख देंगे। तो कौन सी क्लास है हमारी, पेरेंट PRODUCTS प्रोडक्ट्स है ना। तो प्रोडक्ट्स है ये, है ना, ठीक है, हाँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर ये क्लास के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे क्या करके इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ID टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट ID नाम की प्रॉपर्टी, इसको हमको क्या करना है, प्राइमरी की कॉलम से मैप करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ID पास कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, PROPerty। आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमको नॉर्मल कॉलम से मैप करना है। तो नेक्स्ट क्या है, नेम और फिर कलर और प्राइस। तो यहाँ पे हम कर देंगे नेम। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, हम कलर पास कर देंगे। तो COLOR कलर प्रॉपर्टी पास कर दी है ना। अब नेक्स्ट क्या करना हमको, प्रॉपर्टी जो क्या है हमारी, प्राइस, तो PRIC। अब ये तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट क्लास को मैप कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसकी प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, इनहेरिटेड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग करना है, किसमें, टेबल पर हायरार्की क्लास में। तो अब क्या करेंगे, हम सब क्लास को मैप करने के लिए क्या करते हैं, इसी क्लास टैग के अंदर हम क्या करेंगे, टैग का यूज़ करेंगे, सब क्लास टैग का। जैसे हमने पेरेंट क्लास को मैप करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास टैग का यूज़ करते हैं, वैसे ही सब क्लास को मैप करने के लिए टेबल पर हायरार्की में हम क्या करते हैं, सब क्लास टैग का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में उस सब क्लास का नाम पास कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सी क्लास हो जाएगी हमारी, क्लोथ्स हो जाएगी। तो क्लोथ्स क्लास में जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस पैकेज को कॉपी कर लेंगे, कॉमन पैकेज को, है ना, और उसके बाद में हम यहाँ पे जाके पैकेज को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमको एग्जैक्ट क्लास का नाम कौन सा है जिसको हमको मैप करना है, सबसे पहले आती है CLOTHES क्लोथ्स। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कोई
स्पेल नहीं हो गया, CLOTHS, ठीक है। हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टी को, किसकी, क्लोथ क्लास की, हमको मैप करना है। तो क्या हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे, PROPRTY प्रॉपर्टी, और इसके नेम में क्या दे देंगे, सबसे पहले क्या था, साइज, जेंडर, वेरिएबल टाइप, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रॉपर्टी, यहाँ पे हो जाएगा जेंडर, GENDER जेंडर। नेक्स्ट ये हमारी वियरेबल टाइप, वियरेबल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा प्रॉपर्टी टाइप ऑफ CLOTHES क्लोथ्स। अब ये तो हमने क्या कर दी, क्लोथ क्लास को मैप कर दिया, है ना, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट सब क्लास को मैप करना। तो नेक्स्ट सब क्लास कौन सी हो गई हमारी, मोबाइल क्लास। तो अब सब क्या करना पड़ेगा, वापिस से सब क्लास टैग का यूज करना पड़ेगा, सब क्लास। इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट सब क्लास का नाम लिखेंगे, जो क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कॉम तक, और यहाँ पे आगे इसको कर देंगे पेस्ट। और एग्जैक्ट क्लास का नाम क्या है हमारा, MOBILES, मोबाइल से, ठीक है। अब मोबाइल के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी को मैप करना, तो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, उस क्लास की प्रॉपर्टी को यहाँ पे पास कर देंगे। तो मोबाइल के अंदर कौन कौन सी हो गई हमारी, BATTERY, बैटरी, पावर, बैटरी स्पेल, ठीक है, बैटरी पावर हो गई। नेक्स्ट कौन थी हमारी, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थी हमारी रैम, और नेक्स्ट क्या है, रैम के बाद रोम, और इसके बाद क्या है, रोम के बाद में रोम के बाद में PROCESSOR प्रोसेसर। अब ये हो गई हमारी सेकेंड क्लास को मैप कर दिया हमने। अब थर्ड कौन सी क्लास है हमारी, सब क्लास। इसके अंदर क्लास का नाम पास करेंगे, नेम, और नेम के अंदर पास कर देंगे हम क्लास का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकेज को कॉपी कर लेते हैं, और पैकेज के पाथ को पेस्ट करने के बाद में हम एग्जैक्ट क्लास का नाम लिख देते हैं। लास्ट क्या थी हमारी, फर्नीचर, FURNITURES, फर्नीचर, सही है ना, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को मैप करेंगे, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गई, टाइप ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, टाइप ऑफ वुड। तो प्रॉपर्टी टैग में टाइप ऑफ वुड, ठीक है। इसके बाद क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, WEIGST, वेट, और नेक्स्ट हो जाएगी हमारी हाइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, हाइट, प्रॉपर्टी HEIGST, हाइट। अब ये तो हमने क्या करा, पेरेंट क्लास को भी मैप कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को मैप कर दिया, और सब क्लासेस को भी मैप कर दिया, और उसके कोरस्पोंडिंग उनकी प्रॉपर्टी को भी मैप कर दिया। अब ये तो हमने क्या कर ली, मैपिंग परफॉर्म कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन नाम का। तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लेंगे, कौन से नाम का, कॉन्फ़िगरेशन, क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब हमने क्या करा, पैकेज तो क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना, फाइल क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जाएंगे, XML फाइल क्रिएट करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो hibernate cfg.xml। अब ये फाइल क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको DTD ऐड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हम जो टैग का यूज़ करेंगे वो उसका डिक्लेरेशन कहाँ पर है, कॉन्फ़िगरेशन DTD फाइल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी साइट पे जाएंगे, इंडेक्स ऑफ DTD हाइबरनेट, जहाँ पर से हमने क्या करा था, हाइबरनेट मैपिंग के लिए DTD को डाउनलोड करा था, वहीं पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी DTD मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल खुल जाएगी। हमको कौन सी चाहिए यहाँ पे, DTD। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे डाउनलोड होगी तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद में यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, और हमारी फाइल में आके
पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पर हमको क्या करना है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन रूट टैग का यूज़ करना है। उस रूट टैग के अंदर क्या करेंगे, हम सेशन फैक्ट्री टैग का यूज़ करेंगे। अब इस सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, प्रॉपर्टी CONNECTION कनेक्शन डॉट URL। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको URL देना है कनेक्शन करने के लिए। तो JDBC:/localhost:3306/ अब क्या करना है, हमको यहाँ डेटाबेस का नाम देना। तो क्या हो जाएगा, टेबल पर हायरार्की क्लास XML। अब यहाँ पे तो हमने कर दिया। हमको ये चीज़ क्या करना पड़ेगी, डेटाबेस मैनेजर सिस्टम, यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, MySQL यूज़ कर रहे हैं। तो MySQL में भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस नाम का डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटाबेस में, और यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। जो हमने वहाँ पे डेटाबेस का नाम पेस्ट करा था, कॉपी करा था, सॉरी कौन सा नाम था ये, टेबल पर हायरार्की क्लास XML। इसको कॉपी करने के बाद में डेटाबेस में आके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद में एक बार फिर से अप्लाई और फिनिश कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर क्रिएट होगा हमारा डेटाबेस, हमने टेबल पर हायरार्की क्लास, तो कहाँ पे हो गया, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। हाँ, हमको क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो जाएगा कनेक्शन यूजर नेम। तो कनेक्शन करने के लिए यूजर नेम क्या हो जाएगा, हमारा डेटाबेस का यूजर नेम क्या हमारा रूट है। उसके बाद में प्रॉपर्टी CONNECTION कनेक्शन डॉट पासवर्ड। पासवर्ड क्या हमारा, पासवर्ड ही हमारा रूट है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कनेक्शन और पासवर्ड दे दिया। उसके बाद क्या करना, हमको प्रॉपर्टी ड्राइवर क्लास नाम देना है। तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन डॉट DRIVR क्लास, ड्राइवर क्लास हो गया। अब इसका नाम पास करना हमको, ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर दिया कि नहीं। हाँ ठीक है, ड्राइवर क्लास का नाम है हमारा, कहाँ पर रखिए ड्राइवर क्लास, com.mysql.jdbc, और उसका नाम क्या है, DRIVR ड्राइवर। अब हमने क्या करा, ड्राइवर क्लास दे दी। हमने क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है HBM2DDL.AUTO ऑटो। इसे वैल्यू पास कर देंगे हम अपडेट, UPDATE अपडेट। अब ये तो हमने क्या करी, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको मैपिंग फाइल को मैप करना है। तो मैपिंग फाइल को मैप करने के लिए क्या करेंगे, मैपिंग टैग का यूज़ करेंगे। और फाइल कैसी XML फाइल है, तो ये क्या होगी, रिसोर्स की तरह क्या होगी, यूज में आएगी। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स टैग का यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट का, किसका, रिसोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर उस फाइल का नाम पास कर देंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो ये रिसोर्स, और इसके अंदर किस फाइल का नाम पास करना हमको, मैपिंग फाइल का नाम। तो कहाँ गई हमारी मैपिंग फाइल, कहाँ रखी थी हमने, यहाँ पर, इस मैपिंग फाइल का नाम पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पैकेज को कॉपी कर लेते हैं। तो ये तो हमारा कॉमन पैकेज हो गया, या फिर बेस पैकेज बोल सकते हो। उसके बाद में कौन सा एग्जैक्ट पैकेज है जहाँ पर रखिए मैपिंग फाइल, MAPPI, यानी मैपिंग पैकेज के अंदर रखिए। और मैपिंग पैकेज के अंदर कौन सी फाइल का नाम क्या है हमारी, हाइबरनेट, सही है ठीक है, HBM.XML। ये क्या हो गया, हमारी फाइल हो गई है ना, XML, ठीक है। अब ये जो है हमने यार डॉट लगा रखा है, वहाँ पे हमको क्या करना है, बैकस्लैश से रिप्लेस करना है हमको इन सारी चीज़ों को, डॉट को सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैकस्लैश से रिप्लेस कर देंगे। अब ये क्या करा हमने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी क्रिएट कर ली, हाइबरनेट मैपिंग फाइल भी क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है हमको, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बनाना है। तो क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और पैकेज पे जाएंगे, डॉट कर देंगे SFTROVIDER। पैकेज क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर, या फिर SF प्रोवाइडर क्लास रख देंगे, SFTROVIDER प्रोवाइडर कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कौन, ये हो गया। उसके बाद में प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नाम की क्लास है जो किसके अंदर रखी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर रखी हुई है। और ये क्या है, सेशन फैक्ट्री, ये एक इंटरफेस है जो किसके अंदर रखा हुआ है, हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखा है ना, कि हाइबरनेट पैकेज वाले कॉन्फ़िगरेशन क्लास और सेशन फैक्ट्री इंटरफेस को क्या करना है, हमको यूज़ करना है या फिर इंपोर्ट करना है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्या हो जाएगी हमारी, ये सॉरी मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड क्या है, PUBLIC पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री
गेट सेशन फैक्ट्री, ये क्या हमारी मेथड है जो क्या कर रही है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे। यदि एसएफ इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन के अंदर जाएंगे और सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे न्यू लगाना भूल गए, न्यू। उसके बाद क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से, कौन ऑब्जेक्ट की मदद से, कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर मेथड को। और उस मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करेंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, पैकेज के पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ के पेस्ट कर देंगे का डबल कोट्स के अंदर। अब ये तो हमने करा कॉमन पैकेज का नाम है ना। अब हमको क्या करना है, एग्जैक्ट कौन से पैकेज के अंदर रखी है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ कौन से पैकेज के अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर रखी है, जिसका नाम क्या है, हाइबरनेट डॉट cfg.xml। अब ये क्या कर दिया हमने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास कर दी। अब क्या करना हमको, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में इंस्टेंस को क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो वो जो इंस्टेंस है वो रिटर्न कौन करेगा, फैक्ट्री मेथड, जो किसके अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर। तो उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे जो जिसका नाम क्या है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री मेथड। अब इसके अंदर इंस्टेंस आ गया, आप क्या करेंगे, इस एसएफ को रिटर्न कर देंगे। तो RETURN रिटर्न एसएफ है ना। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, रिटर्न RETURN एसएफ। अब यदि जहाँ पर भी आप क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हाइबरनेट वाली सेशन फैक्ट्री इंटरफेस को। हाँ अब देखते हैं, SESS आएगा। अब ये तो हमने क्या करा, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बना ली। तो जब भी हमको क्या होगा, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, इस क्लास के नाम की मदद से, पब्लिक कौन सी क्लास की मदद से, इस क्लास की मदद से हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे, किसको, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड को, जो क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के नाम से भी इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब जैसे हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा कि जो एसएफ ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसमें कुछ वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है पहले से, या फिर इसमें नल वैल्यू है। यदि नल वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में जाएंगे और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर रिटर्न एसएफ कर देंगे। और यदि पहले से उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होगा या कुछ वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एसएफ को रिटर्न कर देंगे। अब हम क्या करना है, हमको डेटाबेस एक्सेस क्लास बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे डेटाबेस एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे हम एक्सिस। अब इस क्लास के अंदर क्या करना है, हमको सबसे पहले मेन मेथड क्रिएट करना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आर्ग्यूमेंट है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमको सेशन इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, जो क्या स्टोर करेगा, इंस्टेंस स्टोर करेगा, किसका, एसएफ का। और ये कौन ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा, एसएफ का, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे इस क्लास के नाम की मदद से, SFPROVIDER प्रोवाइडर डॉट। जैसे डॉट लगाएंगे ये हमको मेथड से बता देगा जो जो इस क्लास के अंदर है। तो हमको क्या करना है, गेट सेशन फैक्ट्री मेथड कॉल करना है, जो क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से, अब हमारे पास क्या आ गया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आ गया। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम मेथड कॉल करेंगे, कौन सी, फैक्ट्री मेथड, जो क्या करेगी, रिटर्न करेगी इंस्टेंस को, जिसको कौन होल्ड करेगा, सेशन होल्ड करेगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से सेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, कौन से वाले, हाइबरनेट पैकेज वाले सेशन इंटरफेस को। अब ये तो हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, किसकी, क्लॉथ की, फर्नीचर की और मोबाइल की। तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस क्लास से कोरोस्पोंडिंग डेटा को स्टोर करना है ना। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लॉथ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो क्लॉथ्स का क्या करेंगे, CLOTHS का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, C = न्यू CLOTHS क्लॉथ्स। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड कॉल करेंगे और उसमें क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करेंगे या डेटा को सेट करेंगे। तो सेट, पहले तो हमने दे दिया क्या, आईडी। अब क्या करना हमको, नाम। तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे शर्ट कर देते हैं, SHIRT शर्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, शर्ट। उसके बाद में सेट नेम हो गया, प्राइस हो गया। उसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे प्राइस, है ना। तो प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे इंट है, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 400।
उसके बाद में क्या था हमारा सी डॉट सेट कलर, तो कलर क्या कर देते हैं यहाँ पे हम रेड, रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी सी सेट जेंडर, तो जेंडर किस जेंडर के लिए टी शर्ट है, टी शर्ट तो कॉमन आती है तो यहाँ पे COMMON कॉमन कर देते हैं, कॉमन यानी कि बॉयज एंड गर्ल बोथ। उसके बाद में सी डॉट सेट जेंडर हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, टाइप ऑफ क्लोथ, तो क्लोथ का कपड़ा कैसा है, अब यहाँ पे कर देते हैं हम फाइबर, सी डॉट सेट टाइप ऑफ क्लोथ और वियरेबल टाइप। अब वियरेबल टाइप क्या है, अपर वियर है, अपर वियर, ठीक है। अब उसके बाद में सेट कौन सी प्रॉपर्टी सेट करना है, अब साइज, तो साइज कितना है 34 कर देते हैं। अब ये तो हमने क्या कर दी, क्लोथ से रिलेटेड डेटा को सेट कर दिया, किसके अंदर सेट हो गया, ये क्लोथ क्लास के अंदर इसकी प्रॉपर्टी में जाके सेट हो गया डेटा, है ना। अब हमको क्या करना है, मोबाइल का डेटा को क्या करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें डेटा को सेट करेंगे। तो डेटा को सेट करने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, m इक्वल टू न्यू MOBILES मोबाइल्स। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को, और उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड कॉल करेंगे। इसकी आईडी कर देते हैं 102। उसके बाद में m डॉट सेट नेम कर देते हैं, इसका नाम क्या कर देते हैं मोबाइल का, SUNG सैमसंग F14, ठीक है। उसके बाद में m डॉट सेट नेम हो गया। उसके बाद में प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14,000 कर देते हैं। उसके बाद में m डॉट सेट हो जाएगा हमारा, कलर कर देते हैं हम इसको रेड या फिर कर देते हैं ग्रे। उसके बाद में m डॉट सेट कलर प्राइस प्रोसेसर कर देते हैं, कौन सा, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन 1330। उसके बाद में m डॉट सेट प्रोसेसर हो गया, रैम कर देते हैं 6 GB। उसके बाद में एस डॉट सेट m डॉट सेट रोम कर देते हैं, रोम कितनी हो जाएगी हमारी 128 GB, ठीक है। उसके बाद में m डॉट सेट और क्या रह गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, नेम हो गया, कलर हो गया, बैटरी पावर। तो बैटरी पावर कितनी हो जाएगी 6000 mAh। अब ये क्या कर दिया हमने, मोबाइल की इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब ये भी क्या हो जाएगी, उस क्लास की प्रॉपर्टी में सेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, फर्नीचर, FURNITURES फर्नीचर्स, F इक्वल टू न्यू FURNITURES फर्नीचर्स। हमने क्या करा, फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करने के बाद में इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, किसके, फर्नीचर के, हम मेथड्स कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आईडी देना है, तो ये हो जाएगी 103। उसके बाद में f डॉट सेट नेम दे देंगे, नेम कहाँ गया, फर्नीचर का नाम दे देते हैं हम, तो यहाँ पे कर देंगे हम फोल्डेबल बेड, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, f डॉट सेट, उसके बाद क्या करना है हमको, नेम कर दिया। उसके बाद में हम कर देते हैं प्राइस, तो प्राइस क्या हो जाएगी हमारी 12,000 कर देते हैं। उसके बाद में f डॉट सेट कर टाइप ऑफ फर्नीचर, किस टाइप का है, तो हम कर देते हैं सीटिंग NSLW स्लीपिंग, दोनों का ही काम कर सकते हैं हम, सीट बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। उसके बाद में f डॉट सेट टाइप ऑफ वुड कौन सी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं हम वुड, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बबुल, BABBOL बबुल। उसके बाद में नेक्स्ट f डॉट सेट हाइट कितनी कर देते हैं 12 इंचेस,
12 CHES इंचेस। उसके बाद में ऐप डॉट सेट वेट कर देते हैं। तो वेट कितना हो जाएगा इसका? वेट हो जाएगा हमारा 16 kg। नहीं 16 तो बहुत कम हो गया, आप कर देते इसको 30 kg। उसके बाद में ऐप डॉट सेट कलर क्या हो जाएगा हमारा इसका बेड का? तो हम कलर कर देते हैं ग्रे। अब ये तो हमने क्या कर दिया, डेटा को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, सारी वैल्यू है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेटाबेस के टेबल में सेट हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। TX = ACSSION सेशन डॉट बीइंग अ ट्रांजेक्शन, है ना। अब ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। कौन सी वाली ट्रांजेक्शन को, इंटरफेस को इंपोर्ट करना है, हाइबरनेट वाले, जो कि हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखा है। अब क्या करना है, इसको सेशन की ऑब्जेक्ट की मदद से वो मेथड को कॉल करना है जो क्या करेगी, स्टोर करेगी डेटा को। और पास क्या करना पड़ेगा उसमें हमको, ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, परसिस्ट मेथड कॉल करेंगे। परसिस्ट, उस परसिस्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा को स्टोर करना है उस ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। जैसे हमको क्या करना, अभी क्लोथ का स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना टेबल में, तो हम क्या करेंगे, क्लोथ का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो यहाँ पे C पास कर दिया। वैसे हमको क्या करना है, अब मोबाइल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो यहाँ पे एम कर देते हैं। अब वैसे हमको क्या करना है, ACSSION सेशन डॉट परसिस्ट। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम मोबाइल हो गया फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फर्नीचर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब ये तो हमने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कमिट करना है। तो TX डॉट COMMIT, यानी कि जैसे ही ये डेटा स्टोर हो डेटाबेस की टेबल में, आप क्या कर दो, उसको परमानेंटली स्टोर कर दो, है ना। जिससे क्या हो कि जब भी यूजर चाहे तो डेटा को डेटाबेस में जाके देख सकता है। और यदि हम ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं करेंगे तो डेटा स्टोर नहीं होगा और हमें एरर आ जाएगी। अब क्या करना है हमको, सेशन को क्लोज करना है, CLOAC क्लोज। अब ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में इसको सेव कर देते हैं और इसको रन कर लेते हैं और जाके डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटा स्टोर हुआ है या नहीं। ये हमने एप्लीकेशन को रन कर लिया। अब ये जो सारा डेटा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, नो डिस्क्रिमिनेटर डिफाइंड बाय डिस्क्रिमिनेटर। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा है, डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू या डिस्क्रिमिनेटर कॉलम सेट नहीं करा है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये क्या होगा, सिंगल टेबल में स्टोर होगा इसकी इन्फॉर्मेशन। तो इससे क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, एक डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू सेट होती है पता करने के लिए कि कौन से क्लास के क्रॉसपोंडिंग या कौन सी इन्फॉर्मेशन के क्रॉसपोंडिंग ये डेटा है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, मैपिंग फाइल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक टैग का यूज करना पड़ेगा। कौन सा, डिस्क्रिमिनेटर। और उस टैग के अंदर हमको क्या करना, डिस्क्रिमिनेटर टैग के अंदर COLUMN कॉलम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। उस कॉलम एट्रीब्यूट में हम कॉलम का क्या करेंगे, नाम बताएंगे कि क्या नाम होना चाहिए। तो TY कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। और उसका टाइप क्या होना चाहिए कॉलम का, यानी कि कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा स्ट्रिंग टाइप की। और ये जो सब क्लास टैग है इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, क्या, डिस्क्रिमिनेटर टैग का। तो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू एट्रीब्यूट का, उसमें वैल्यू सेट कर देंगे। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, क्लोथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में कौन सी वैल्यू सेट होना चाहिए, CLOTHES क्लोथ वैल्यू स्टोर होना चाहिए। वैसे ही यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको तीनों ही सब क्लास टैग में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे हम मोबाइल का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू मोबाइल हो जाना चाहिए। और वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, फर्नीचर का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाना चाहिए, फर्नीचर स्टोर हो जाना चाहिए। अब इसको कर देते सेव और वापस से इसको रन करते हैं।
यहाँ पे क्या हो गया, रन हो चुका है पूरा। अब क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके चेक करेंगे डेटा स्टोर हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे। अब जो टेबल बन रही है इसमें क्या होता है कि सिंगल टेबल में क्या होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डेटा को स्टोर करते हैं हम, है ना। और हर ऑब्जेक्ट के कोरस्पोंडिंग क्या होती है, सिंगल रो अलॉट अलॉट होती है। नहीं कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के कोरस्पोंडिंग हम डेटा को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सिंगल रो में क्या होगा, स्टोर होगा, और बाकी जो कॉलम रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, नल वैल्यू से स्टोर हो जाएंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब टेबल का नाम क्या होगा, जो हमारी पेरेंट क्लास का नाम होगा। तो पेरेंट क्लास का नाम क्या है, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। अब इसको हम कर देंगे रन। अब रन करने के बाद क्या होगा, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई और उसमें डेटा स्टोर हो गया। तो ये 101 है, ये क्या है, आईडी है। इससे क्रॉसपोर्डिंग डेटा कौन सा है, ये जो डेटा स्टोर हुआ है वो कौन सा है, ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे 102 कर रखा है, यहाँ पे 103 कर रखा है। अब ये हम तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा डेटा है, मगर जब हम इसको फेच करेंगे, है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि 103 आईडी पे कौन सा डेटा रखा है और किसको फेच करना है। तो ये किसकी मदद से पता चलेगा हमको, ये टाइप की मदद से पता चलेगा। ये टाइप में लिख रखा है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। जैसे यहाँ पे शर्ट रेड 432 साइज कॉमन जेंडर वेरिएबल टाइप फाइबर, ये कौन से टाइप का डेटा है, क्लोथ टाइप का। वैसे ये मोबाइल टाइप का डेटा और ये फर्नीचर टाइप का डेटा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि जो डेटा है इसे क्रॉसपोंडिंग कौन से टाइप का है। अब ये तो हमने देख लिया कि डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, है ना, और XML की मदद से मैपिंग कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि एनोटेशन की मदद से मैपिंग कैसे करेंगे, और डेटा को स्टोर कैसे करेंगे और फेच कैसे करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वापिस इसमें जाएंगे, यहाँ पे सबको क्लोज कर देंगे और एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे हम टेबल पर हायरार्की क्लास एनोटेशन विथ मैपिंग विथ एनोटेशन। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आर्ट टाइप चूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा, org.apache.maven। और आर का टाइप क्या हो जाएगा हमारा, क्विक स्टार्ट। तो हम यहाँ पे जाके क्विक स्टार्ट सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पर हायरार्की क्लास मैपिंग विथ XML की जगह क्या कर देंगे, ANNO यानी कि एनोटेशन। आर्टिफैक्ट आईडी दे देंगे, टेबल पर हायरार्की क्लास मैपिंग विथ एनो। ठीक है, यहां से पैकेज का नाम छोटा कर लेते हैं और क्या कर देंगे, यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई और इंटर। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डिपेंडेंसी ऐड करना। तो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट में से pom.xml में से क्या करेंगे, डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसी को, हाइबरनेट की और SQL की। तो MySQL और हाइबरनेट की डिपेंडेंसी को कॉपी करके हमारे करंट प्रोजेक्ट यानी कि टेबल पर हायरार्की क्लास मैपिंग विथ एनो के pom.xml में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर देते हैं डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर। ये रही डिपेंडेंसी स्टैक, इसमें पेस्ट कर दिया और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद क्या हो जाएगा, सारी डिपेंडेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी फाइल्स है वो मेवन डिपेंडेंसी टेक फोल्डर के अंदर आके डाउनलोड हो जाएगी, है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमको एंटिटी क्लासेस क्रिएट करना है। तो src/main/java में जाएंगे और उसके बाद में आप पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे एंटिटी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एंटिटी क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली क्लास कौन सी हो जाएगी, तो इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू के बाद में आप क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट्स DUCTS। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो पहली कौन सी हो जाएगी, प्रोटेक्टेड इंट ID। दूसरी हो जाएगी प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम। नेक्स्ट हो जाएगी प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग प्राइस, सॉरी क्या होगा, कलर, COLOR कलर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रोटेक्टेड इंट PRI प्राइस। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, हमको गेटर्स एंड सेटर जनरेट करना है। तो यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर सेटर कर देंगे और फिर सिलेक्ट ऑल करके जनरेट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेटर सेटर जनरेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी करना हमको, क्लोथ्स नाम की। तो यहाँ पे जाएंगे, पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे। क्लास का नाम CLOTHES क्लोथ्स। इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, प्राइवेट इंट
साइज हो गई। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ CLOTHES क्लोथ्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमको गेटर सेटर जनरेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे सोर्स पे जनरेट गेटर सेटर और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ये क्या जनरेट कर देंगे। अब क्या करना है, हमको प्रोडक्ट क्लास को एक्सटेंड करना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, इनहेरिट करना है। तो हम क्या करेंगे EXTENDS एक्सटेंस PRODUCTS प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट कौन सी क्लास है हमारी, मोबाइल्स। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पैकेज पे, न्यू पे जाएंगे और क्लास क्रिएट कर लेंगे MOBILES मोबाइल्स। अब इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग BATTERY बैटरी POWER पावर। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग रैम। उसके बाद में हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग रोम। नेक्स्ट हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोसेसर PROCSSOR प्रोसेसर। अब ये तो प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, गेटर सेटर जनरेट करना है। तो वही सोर्स पे जाके जनरेट गेटर सेटर सिलेक्ट ऑल और जनरेट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी, इसको सेव कर देंगे और एक्सटेंड भी तो करना है हमको। हाँ, प्रोडक्ट क्लास को एक्सटेंड करना है EXTENDS एक्सटेंस RODUCTS प्रोडक्ट्स। इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी हमारी, फर्नीचर्स। न्यू पे जाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रख देंगे FURNITURES फर्नीचर्स। इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ FURNITURES फर्नीचर्स। उसके बाद हो जाएगा टाइप ऑफ फर्नीचर्स। नेक्स्ट हो जाएगी प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वुड। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग WEIGST वेट। उसके बाद में PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग HEIGST हाइट। अब इसके क्रॉसफंडिंग क्या करना है, गेटर एंड सेटर जनरेट करना है। तो जनरेटर गेटर सेटर कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल और जनरेट, और क्या करेंगे प्रोडक्ट क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आके क्या करेंगे EXTENDS एक्सटेंस PRODUCTS प्रोडक्ट्स। अब ये तो क्या कर लिया हमने, एंटिटी क्लासेस क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको मैपिंग परफॉर्म करना है। तो पहले हमने क्या करा था, XML की मदद से मैपिंग करी थी, तो हमको क्या करना पड़ता था, अलग से एक XML फाइल क्रिएट करना पड़ता था। अब हम क्या करेंगे, एनोटेशन का यूज करके मैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लास में सेम एंटिटी क्लास में हम एनोटेशन का यूज करेंगे मैपिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास से मैपिंग परफॉर्म करना चालू करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गए और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास के ऊपर क्या करेंगे, ENTITY एंटिटी टैग का यूज करेंगे, एनोटेशन का यूज करेंगे। यानी कि ये जो क्लास है क्या है, एंटिटी क्लास है, इसको हमको क्या करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप कराना। नेक्स्ट क्या है हमारा, @TABLE एनोटेशन का यूज करना। उसमें नेम एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, उस नाम पास कर देंगे टेबल का जिसको हमको क्या करना है, मैप करवाना है। या फिर हम जो चाहते हैं कि इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी टेबल क्रिएट हो और उसका नाम क्या हो, तो हम यहाँ रख देते हैं PRODUCTS प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, @इनहेरिटेंस एनोटेशन का यूज करेंगे। उसके अंदर स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे। यानी कि ये क्या है, इनहेरिटेंस। हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस मैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हम कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करना चाहते हैं, इनहेरिटेंस टाइप डॉट, कौन सा टाइप यूज करना चाहते हैं, सिंगल टेबल। यानी कि जितनी भी इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म का यूज करके हमने जो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करी है, तो इन सभी क्लासेस से क्रॉसफंडिंग क्या करो, एक सिंगल टेबल क्रिएट कर दो। इसलिए हमने क्या करा है, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करा है, इनहेरिटेंस मैपिंग टेक्निक के अंदर सिंगल टेबल टेक्निक का यूज करा है। अब नेक्स्ट कौन सी एनोटेशन का यूज करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेटर। तो ये जगह डिस्क्रिमिनेटर COLUMN,
यानी कि ये जो टेबल क्रिएट हो रही है इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग, उसमें क्या करो, एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या होगा, NAME, नेम एट्रीब्यूट में डिफाइन कर देंगे, उसका नाम क्या होगा, TYPE टाइप, है ना। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा उसका टाइप, यानी कि वो कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो डिस्क्रिमिनेटर TYPE टाइप, और टाइप में क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर टाइप क्या हो जाएगा उसका, स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग। यानी कि वो जो कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा, टाइप, और उसका मतलब किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, वो स्ट्रिंग टाइप की। अभी सबको क्या कर लेते हैं हम, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर रखी है सारी एनोटेशन, ये जकार्ता परसिस्टेंस API के अंदर रखी हुई है। उसी एनोटेशन को हमको यूज़ करना, ना कि हाइबरनेट पैकेज के अंदर रखी हुई एनोटेशन को यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को मैप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, @ID एनोटेशन का यूज करेंगे, यानी कि जो ID प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट क्लास की, इसको क्या करो, मैप कर दो इससे कोरस्पॉन्डिंग जो टेबल क्रिएट होगी उसके प्राइमरी की कॉलम से, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, @कॉलम एनोटेशन का यूज करेंगे, COLUMN, और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट में पास कर देंगे उस कॉलम का नाम, जिससे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को मैप करना है। यदि हम यहाँ पे @कॉलम एनोटेशन का यूज नहीं करते तो हाइबरनेट क्या करेगा, खुद से इस प्रॉपर्टी को मैप कर देगा, और जो कॉलम से मैप कर रहा है उस कॉलम का नाम भी क्या कर देगा, जो प्रॉपर्टी का नाम है वही कॉलम का नाम क्रिएट कर देगा। पर हम नहीं चाहते कि जो प्रॉपर्टी का नाम है वही कॉलम का नाम हो, तो हम क्या करेंगे, @कॉलम एनोटेशन में उस नाम पास कर देंगे जो हम क्या चाहते हैं कि उस कॉलम से क्या हो, ये प्रॉपर्टी मैप हो। तो प्रोडक्ट और DUCTS प्रोडक्ट ID, नाम क्या रख देंगे, कॉलम का प्रोडक्ट ID। तो क्या होगा कि जिस कॉलम से इस प्रॉपर्टी को मैप करेगा उस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ID। वैसे ही क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये नेम के लिए भी यही कर लेंगे, और कलर के लिए भी यही कर लेंगे, और प्राइस के लिए भी यही कर लेंगे। यहाँ से ID की जगह क्या कर देंगे हम, नेम, और कलर की जगह क्या कर देंगे, ये प्रोडक्ट ID यहाँ पे कलर कर देंगे, और प्राइस के यहाँ पे क्या कर देंगे, प्राइस, PRICE प्राइस, PRICE प्राइस। अब हमने क्या कर दिया, सभी प्रॉपर्टी के क्रॉसपॉन्डिंग उनके कॉलम की क्या कर दिया, नाम डिफाइन कर दिए, नेम डिफाइन कर दिए। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये एनोटेशन हमको जकार्ता परसिस्टेंट API के अंदर से इंपोर्ट करना है ना। अब ये हम क्या करेंगे, हमने पेरेंट क्लास के अंदर क्या कर लिया, एनोटेशन का यूज करके मैपिंग परफॉर्म कर लिया। अब क्या करना हमको, चाइल्ड क्लासेस में मैपिंग परफॉर्म करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोथ क्लास में आएंगे, यहाँ पे क्लास के ऊपर सबसे पहले @ENTITY एंटिटी एनोटेशन का यूज। नेक्स्ट करेंगे हम डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू एनोटेशन का यूज। तो डिस्क्रिमिनेटर VALUE वैल्यू, और उसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पास कर देंगे। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, क्रॉस से रिलेटेड डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे डेटाबेस की टेबल में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा के कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में वैल्यू सेट होगी वो क्या होगी, CLOTHES क्लोथ्स होगी। अब क्या करेंगे, दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे, एंटिटी को भी और डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू को भी। तो यहाँ पे इसको दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, @कॉलम एनोटेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, सेम ही नाम चाहिए कॉलम का जो प्रॉपर्टी का है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे @कॉलम एनोटेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मेन काम क्या है हमारा, बताना हाइबरनेट को कि ये एंटिटी क्लास है और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू है क्या होगी, वो क्लोथ होगी। वैसे हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या होगी, MOBILE, यानी कि हम मोबाइल एस कर देते हैं। मोबाइल के रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेटर वैल्यू में, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, मोबाइल हो जाएगी। और वैसे हम क्या करेंगे, क्लोथ से रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, क्लोथ हो जाएगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्नीचर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हम फर्नीचर से रिलेटेड डेटा को स्टोर करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटर कॉलम में वैल्यू FURNITURES फर्नीचर्स, या फिर फर्नीचर हो जाना चाहिए, है ना। वैसे ही मोबाइल्स में मोबाइल्स की जगह मोबाइल हो जाएगा, और क्लोथ्स की जगह क्लोथ कर देते हैं। अब क्या करना हमको, हमने मैपिंग भी परफॉर्म कर ली। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा, कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना। तो हम क्या करेंगे, पैकेज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सी, XML फाइल, तो hibernate.cfg.xml। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले DTD ऐड करेंगे। तो हाइबरनेट के लिए DTD ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइबरनेट की DTD फाइल में जाना पड़ेगा, और यहाँ से DTD को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं।
अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, प्रॉपर्टी डिफाइन करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट टेक का यूज करेंगे। वो कौन सा है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, सेशन फैक्ट्री टेक का यूज करते हैं। और सेशन फैक्ट्री टेक के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टेक का यूज करते हैं प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कनेक्शन डॉट URL। तो कनेक्शन करने के लिए URL देना पड़ेगा। तो JDBC:MySQL: लोकल होस्ट 3306 अब क्या करना है, डेटाबेस का नाम देना। तो क्या हो जाएगा, टेबल पर हायरार्की क्लास ANNO। ये कर लिया। इस डेटाबेस को हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके क्रिएट कर लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में इस पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे डेटाबेस के नाम को और अप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार अप्लाई करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल पर हायरार्की क्लास एनोटेशन। अब क्या करना है, वापिस यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे PROPRTY प्रॉपर्टी CONNECTION कनेक्शन डॉट यूजर नेम। यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम की रिक्वायरमेंट लगेगी। वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी हमारी, PRO प्रॉपर्टी CONNECTION कनेक्शन डॉट पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है हमारा, RWT। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी PROPRTY। उसके बाद में कनेक्शन डॉट DRIVER ड्राइवर क्लास। यानी कि कनेक्शन करने के लिए ड्राइवर क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो ड्राइवर क्लास कहाँ रखिए, com.mysql.jdbc पैकेज के अंदर, जिसका नाम है DRIVER ड्राइवर। ये क्लास का नाम है जो इस पैकेज के अंदर रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी हो गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी HBM2DDL.AUTO। इसमें क्या वैल्यू पास करना है हमको, UPDATE अपडेट। यानी कि हम क्या करें, हाइबरनेट की मदद से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या हो, ऑटोमेटिकली डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाए, हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़े। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, मैप करना है मैपिंग फाइल को। तो मैपिंग फाइल क्या हमारी फाइल ली है, हमने मैपिंग परफॉर्म करी एनोटेशन की मदद से। किसके अंदर, एंटिटी क्लास के अंदर। तो हमको क्या करना है, क्लास का नाम पास करना है यहाँ पे। तो क्लास का नाम पास करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे मैपिंग टेक के अंदर। तो क्लास कौन सी हो गई हमारी, सबसे पहले प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैकेज को कॉपी कर लेंगे एंटिटी तक और उसके बाद में क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्लास का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। और उसके बाद में सबसे पहली क्लास कौन सी हो जाएगी, प्रोडक्ट्स, है ना। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी हमारी, क्लोथ्स। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जाके पेस्ट कर देंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया प्रोडक्ट। आप क्या करना हमको, CLOTHS क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारी MOBILES मोबाइल्स। नेक्स्ट है हमारी FURNITURES फर्नीचर्स। अब हमने क्या करा, तीनों क्लासेस को मैप कर दिया। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बनाना है। तो वापस पैकेज पे जाएंगे। हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या कर रखा है, मेन पैकेज में डाल दिया। हमको एक और पैकेज बनाना पड़ेगा अलग से, कॉन्फ़िगरेशन नाम का। उस पैकेज के अंदर इस फाइल को रखेंगे। तो डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इस पैकेज के अंदर क्या करेंगे, इस फाइल को मूव कर देंगे। तो ये इस पैकेज के अंदर आ गए। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बनाना है। तो पैकेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले उसका। तो यहाँ पैकेज पे जाएंगे, डॉट SFPROVIDER प्रोवाइडर, इसके अंदर क्लास क्रिएट कर लेंगे। न्यू पे जाएंगे, क्लास पे जाएंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे SFPROVIDER प्रोवाइडर। इसके अंदर क्या करना है हमको, सबसे पहले PRIVATE प्राइवेट स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। PRIVATE स्टैटिक सेशन फैक्ट्री SF, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और ये क्या है हमारा, सेशन फैक्ट्री इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है। दोनों ही किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइबरनेट के। तो हमको क्या करना है, हाइबरनेट वाली कॉन्फ़िगरेशन क्लास को और सेशन फैक्ट्री को हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, मेथड क्रिएट करना है, पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री, जिसका नाम क्या है, गेट सेशन फैक्ट्री।
ये गेट सेशन फैक्ट्री क्या रिटर्न करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, गेट स्मॉल। आप क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे एसएफ, यानी कि ये मेथड को हम क्या करेंगे, किसी और क्लास में कॉल करेंगे। यानी कि जब भी हमको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास में से इस मेथड को कॉल करेंगे। तो ये मेथड स्टैटिक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास की मदद से इसको कॉल कर सकते हैं। और चेक करेंगे कि जहां से भी हम क्या कर रहे हैं, इस एसएफ की रिक्वायरमेंट है जिस भी क्लास में से, वहां से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेथड कॉल होगी और चेक करेगी सबसे पहले कि एसएफ में कोई वैल्यू है या नहीं। यदि नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में जाएंगे, इफ कंडीशन के अंदर। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉन्फ़िगर मेथड को कॉल करेंगे। और उस कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर क्या करेंगे, डबल कोट्स में सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पास कर देंगे, उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन पैकेज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे बैकस्लैश लगाना है हमको। और एग्जैक्ट कौन से पैकेज के अंदर रखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर रखिए, जिसका नाम क्या है, हाइबरनेट cfg.xml। अब ये तो हमने कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, एसएफ के अंदर इंस्टांस को स्टोर करवाना है ना। वो कौन रिटर्न करेगा, फैक्ट्री मेथड, जो किसके अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर है। तो ये मेथड रिटर्न कर देगी, जिसको स्टोर कौन करेगा, एसएफ। अब वो एसएफ के पास में क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, RETURN रिटर्न। और यदि एसएफ के पास में पहले से ही ऑब्जेक्ट होगा ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। तो RETURN एसएफ। अब ये तो हमने क्या करा, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर क्लास बना ली। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, डेटाबेस एक्सेस क्लास बनाना। तो पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रख देंगे डेटाबेस एक्सेस। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सेस नाम की क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेस। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args मेन मेथड क्रिएट कर ली। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमको सेशन इंटरफेस का हमको रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। रेफरेंस वेरिएबल क्या करेगा, होल्ड करेगा उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में जैसे ही होल्ड कर लेगा, उसके बाद में हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम SFPROVIDER प्रोवाइडर क्लास की मदद से मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि मेथड कैसी है, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड को हम क्लास के नाम की मदद से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगी, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ये ऑब्जेक्ट की मदद से, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है ओपन सेशन, जो क्या करेगी, रिटर्न करेगी इंस्टांस को, या फिर बोल सकते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को, जिसको सेशन होल्ड करेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको डेटा को सेट करना है ना। हमको क्या करना है, क्लोज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर कराना डेटाबेस में। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें क्लोज क्लास की प्रॉपर्टी में हमको डेटा को सेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CLOTHES क्लोज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, C = न्यू CLOTHES क्लोज। उसके बाद में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से सेटर मेथड कॉल करेंगे। और सेटर मेथड में क्या करेंगे, वैल्यू पास कर देंगे, क्या हो जाएगी 101। उसके बाद में C.set नेम, तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लॉथ का SHIRT, या फिर कर देते हैं टी शर्ट, TSHIRT शर्ट। उसके बाद में C.set नेम तो हो गया है। C.set कलर हो जाएगा यहाँ पे BLUE ब्लू। उसके बाद में C.set जेंडर, जेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, FEMALE फीमेल। C.set जेंडर हो गया, कलर हो गया। उसके बाद में कर देते हैं साइज कितना हो गया 34। उसके बाद में C.set साइज हो गया। उसके बाद में कर देते हैं हम प्राइस, या फिर टाइप ऑफ क्लॉथ, कौन से टाइप का क्लॉथ है, यहाँ पे कर देते हैं टी शर्ट, COTN कॉटन की टी शर्ट है। उसके बाद में C.set वियरेबल टाइप, तो वियरेबल टाइप क्या है, अपर वियर। उसके बाद में प्राइस कर देता है, तो C.set प्राइस क्या हो जाएगी
600, ठीक है। अब ये तो हमने क्या कर दिया, क्लोज से रिलेटेड डेटा को सेट कर दिया है ना। अब क्या करना है हमको, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो MOBILES मोबाइल्स, एम इक्वल टू न्यू MOBILES मोबाइल्स। हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से m.set, सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी को सेट करेंगे। आईडी क्या हो जाएगी इसकी 101, उसके बाद में m.set, आईडी के बाद में हो जाएगा नेम, नेम क्या हो जाएगा इसका, हम क्या कर रहे हैं मोबाइल, तो यहाँ हो जाएगा SAMSUNG सैमसंग F12, ठीक है। उसके बाद में m.set कलर, तो कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे BLSCK ब्लैक। उसके बाद में m.set बैटरी पावर क्या हो जाएगी इसकी 6000 mAh। उसके बाद में m.set रैम क्या हो जाएगी इसकी, रैम हो जाएगी 4 GB। उसके बाद में GM कर दिया, सॉरी GB। उसके बाद क्या करना है हमको, m.set रोम करना है, तो रोम क्या हो जाएगी इसकी, रोम हो जाएगी 64 GB। अब लास्ट क्या है हमारा m.set प्रोसेसर, तो प्रोसेसर क्या हो जाएगा स्नैपड्रैगन 980, ठीक है। अब ये तो हमने क्या करा, मोबाइल से रिलेटेड डेटा को स्टोर कर दिया। अब हमको क्या करना है, फर्नीचर से रिलेटेड डेटा को स्टोर करवाना है। FURNITURE फर्नीचर, F इक्वल टू न्यू फर्नीचर। क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से फर्नीचर के सेट, फर्नीचर है कि फर्नीचर से, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे और यहाँ पे भी एस कर देंगे, एस। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे सेट मेथड को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी देंगे। आईडी क्या हो जाएगी इसकी 103, तो आईडी हो जाएगी 103। नेक्स्ट क्या है, f.set नेम, नेम हो जाएगा इसका डबल बेड। उसके बाद f.set नेम के बाद हम कर देते हैं टाइप ऑफ फर्नीचर, कौन से टाइप का है, स्लीप, सोने के लिए, SLEEP स्लीप। उसके बाद में f.set टाइप ऑफ वुड। अब ये तो हमने मोबाइल का डेटा गेट कर लिया और क्लोथ्स का भी कर लिया। अब हमको क्या करना, फर्नीचर का करना, तो FURNITURE फर्नीचर्स, F इक्वल टू ACSSION डॉट गेट फर्नीचर। अब इसमें क्या करना है, आपको फर्नीचर का डेटा गेट करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कोरस्पोंडिंग डॉट क्लास फाइल को पास करना पड़ेगा। FURNITURES फर्नीचर्स डॉट क्लास, और आईडी पास करना पड़ेगी कि यानी फर्नीचर का जो डेटा गेट करा जाता है टेबल में से, तो आईडी बताओ कौन सी स्पेसिफिक आईडी के कोरस्पोंडिंग वो डेटा गेट करना आपको, तो 103। अभी डेटा गेट कर लेगा और ये स्टोर कर देगा फर्नीचर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से मोबाइल की जगह क्या कर देंगे, FURNITURES फर्नीचर्स डेटा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी फर्नीचर आईडी, क्या जाएगी FURNITURES सॉरी फर्नीचर। यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर नेम FURNITURES वो RE सॉरी फर्नीचर से नहीं फर्नीचर, और यहाँ पे भी आ जाएगा फर्नीचर कलर FURNITURE फर्नीचर कलर, और यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर प्राइस FURNITURE फर्नीचर क्लास। अब उसके बाद क्या करना हमको, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मेथड वही कॉल कर रखी है, बाकी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करना है, F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, और यहाँ पे भी F, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो किस में रखी हुई है, प्रोडक्ट क्लास में, और ये क्या हमारी पेरेंट क्लास है, और ये क्या हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी हम ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसके क्रोस्पोंडिंग क्या होगी, जो
प्रॉपर्टी में नेम, आईडी, कलर और प्राइस ये जो होगी ना इस क्लास के अंदर प्रेजेंट प्रॉपर्टी में सेट होगी। और जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग उसकी आईडी और नेम और प्राइस सेट हो जाएंगे। तो जब भी हमको क्या करना होगा, इसमें प्रेजेंट आईडी, नेम, प्राइस को क्या करना होगा, गेट करना होगा किसी स्पेशल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमको करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल करना होगा। तो ये जो गेट करने के लिए आईडी, नेम, कलर और प्राइस को गेट करने के लिए सेम ही मेथड रहेगी, गेट, आईडी, प्लेस है तीनों में। तो हम क्या करेंगे यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। और बाकी क्या है, इस क्लास के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे इसको एफ डॉट गेट क्या हो जाएगी, फर्नीचर, टाइप ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एफ डॉट गेट टाइप ऑफ वुड। उसके बाद हो जाएगा एफ डॉट गेट वेट। और फिर हो जाएगा एफ डॉट गेट हाइट। तो एफ डॉट गेट हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमको चेंज करना है। यहाँ पे टाइप ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। और टाइप ऑफ वुड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पे वेट को और यहाँ पे हाइट को। अब हमने क्या करा है, सारे डेटा को गेट कर लिया, मोबाइल के कोरस्पॉन्डिंग डेटा को भी कर लिया, फर्नीचर के कोरस्पॉन्डिंग कर लिया और क्लॉथ के कोरस्पॉन्डिंग कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो जो डेटा होगा वो टेबल से क्या हो जाएगा, फेच होकर आ जाएगा और कंसोल में हमको यहाँ पे शो करेगा। तो हम इसको रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो ये क्या हो गया कि डेटा गेट होके आ गया है। तो सबसे पहले किसका आया होगा, यहाँ पर क्लॉथ की डिटेल, क्लॉथ की आईडी हो गई 101, नेम हो गया टी शर्ट, कलर हो गया ब्लू, टाइप हो गया अपर वियर, टाइप ऑफ क्लॉथ हो गया कॉटन। उसके बाद में साइज 34, जेंडर में फीमेल, प्राइस 600, डिटेल। अब ये मोबाइल की डिटेल हो गई। आईडी 102, सैमसंग का फ़ोन है, ब्लैक कलर का है, 6000 mAh बैटरी है, 64 GB रोम है और 4 GB रैम है। और ये हो गई प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 980। अब ये हो गई मोबाइल प्राइस। हमने इसके पहले नहीं लिख रखा है क्या कि मोबाइल, अच्छा मोबाइल प्राइस, हाँ ठीक है, मोबाइल प्राइस हो गई। उसके बाद में क्या आएगा, मोबाइल प्राइस कहाँ थी, यहाँ थी। उसके बाद में फर्नीचर डिटेल, तो फर्नीचर आईडी 103, डबल बेड हो गया। और फर्नीचर कलर नल आ रहा है। उसके बाद में फर्नीचर टाइप, कुछ गलती करी है हमने, एफ डॉट गेट कलर। तो यहाँ पे COLOR, ठीक है। मिस्टेक क्या करिए, टेबल में इससे कोरस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर नहीं हुआ क्या कलर का। यदि यहाँ पे नल वैल्यू होगी तभी उसने फेच करके नल वैल्यू ला के दी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर का कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या करा है, कलर इंसर्ट नहीं करवाया। तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं हमारे कोड में, एक्सिस क्लास में जाते हैं और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने कलर सेट नहीं करा था, इसलिए टेबल में भी कलर कॉलम के अंदर कलर सेट नहीं हुआ फर्नीचर के कोरस्पॉन्डिंग, और ना ही उसने गेट करके ला के दिया। तो समझ आ गया प्रॉब्लम क्या थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे और डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। किसका यूज़ करके, टेबल पर हायरार्की क्लास टेक्निक का यूज़ करके। अब ये तो रन हो गया। आप क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके चेक कर लेंगे कि डेटा आया है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, PRODUCT, प्रोडक्ट है ना कि प्रोडक्ट्स है ना। इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा आ गया है।
हर आईडी के क्रोस्पॉन्डिंग क्या हुआ, डेटा आ चुका है। जैसे 101 के क्रोस्पॉन्डिंग क्लोथ का डेटा आ गया, 102 के क्रोस्पॉन्डिंग मोबाइल का, और 103 के क्रोस्पॉन्डिंग फर्नीचर का। अब ये तो हमने देख लिया कि डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि डेटा को फेच कैसे करेंगे टेबल से। तो वापस जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। कहाँ से, ट्रांजेक्शन से तो क्लोथ के ऑब्जेक्ट तक, यहाँ तक हम कमेंट कर देंगे, सॉरी क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब क्या करना है हमको, कोड लिखना है डेटा को फेच करने का। अब ट्रांजेक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब हमको क्या करना हो, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जिससे डेटाबेस में कुछ चेंजेस हो, है ना, यानी कि कुछ अपडेशन परफॉर्म करना हो, या डिलीटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, या इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। और अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं जिससे डेटाबेस में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिना ट्रांजेक्शन के भी हम क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा को फेच करने के लिए सेशन के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट। उस मेथड को कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। मगर ये क्या करती है, 2 पैरामीटर लेती है। पहले तो उस क्लास का नाम, है ना, तो सबसे पहले जिस क्लास के क्रोस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। यानी हमको क्या चाहिए, क्लोथ का डेटा चाहिए। तो क्लोथ क्लास का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे, CLOTHES.CLAWS, यानी कि उस क्लास के नाम के क्रोस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल का नाम पास करना होता है हमें। क्या, डॉट क्लास फाइल, यानी कि ये क्या है, क्लोथ क्लास है, और डॉट क्लास यहाँ पे क्या एक्सटेंशन है। तो ये क्या हो गई, डॉट क्लास फाइल हो गई, किसके क्रोस्पॉन्डिंग, इस क्लोथ क्लास फाइल के क्रोस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम हाइबरनेट को क्या बोल रहे हैं कि इसके क्रोस्पॉन्डिंग, किसके, इस क्लोथ के क्रोस्पॉन्डिंग आप क्या करो, हमें 101 आईडी वहां पर सर्च करो और 101 आईडी के क्रोस्पॉन्डिंग डेटा फेच करके ला दो, किसके, क्लोथ के। तो ये डेटा किस टाइप का हो जाएगा, क्लोथ टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए, जो क्या होगा, टेबल से आएगा। तो कौन से टाइप का है, CLOTHES, क्लोथ्स टाइप का है। तो क्लोथ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इस डेटा को स्टोर करवा लेंगे, है ना। तो अब क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना। अभी जो डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब ये सेट तो हो चुका है, आपको क्या करना है, डेटा को गेट करना। तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, गेटर मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आके इसके ऑब्जेक्ट की मदद से गेटर मेथड कॉल करेंगे। तो डॉट गेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी कॉल करेंगे। उसके बाद में अब क्या करना है, इसको प्रिंट भी करवाना है। तो एक काम करते हैं हम, इसको SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे कर देते हैं CLOTHES क्लोथ्स DTAILS डिटेल्स, है ना। और इसको भी क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN PR, और इसको भी डबल कोट्स में CLOTHES क्लोथ्स ID, और इसको ये करके C, ठीक है। इसको प्रिंट मेथड के अंदर कॉल कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, ये जैसे ही रिटर्न करेगी जो आईडी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इसको प्रिंट मेथड के अंदर कॉल कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। आप क्या करना है, हमको प्रोडक्ट का नाम, क्लोथ का नाम प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे CLOTHES क्लोथ्स नेम, या फिर क्लोथ आईडी और क्लोथ नेम, ठीक है। स्पेस देके यहाँ पे C डॉट गेट नेम मेथड कॉल करेंगे, जो क्या करेगी, नाम रिटर्न करेगी और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे क्या करेंगे, CLOTHES क्लोथ्स नेम के बाद क्या था, क्लोथ, COLOR कलर कर देंगे, जो जाएगा C डॉट गेट कलर। उसके बाद कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, कलर के बाद आ जाएगा प्राइस, कुछ गलती करी गया, HYST। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोथ का कलर, CLOTHES कलर, सॉरी कलर तो कर दिया ना हमने प्रिंट। अब क्या करेंगे, वेरिएबल टाइप कर देते हैं, वेरिएबल टाइप। तो वेरिएबल टाइप क्या हो जाएगा हमारा, C डॉट
वियरेबल टाइप। उसके बाद कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और टाइप ऑफ क्लोथ, तो टाइप ऑफ CLOTHE क्लोथ। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्लोथ क्या हो जाएगा हमारा, सी डॉट गेट क्लोथ्स। उसके बाद में SYSTM आउट डॉट प्रिंट एलएन और हो जाएगा CLOTHE क्लोथ साइज हो जाएगा सी डॉट गेट साइज। इसके बाद हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और जेंडर GENDER जेंडर सी डॉट गेट जेंडर। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन प्राइस सी क्लॉथ प्राइस। तो प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, प्राइस को गेट करने के लिए क्या करेंगे हम, गेट सी डॉट गेट प्राइस मेथड को कॉल करेंगे, ये प्राइस रिटर्न कर देगी। अब हमने क्या करा है, क्लोथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को तो गेट करवा लिया है। अब हमको क्या करना है, मोबाइल और फर्नीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी गेट करवाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हमको क्या करना है, ACSSION सेशन डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट क्लास फाइल का नाम पास करेंगे, उससे उस क्लास के कोरस्पोंडिंग जिसका आपको डेटा गेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, MOBILES मोबाइल्स डॉट क्लास और यहाँ पे क्या करेंगे, ID पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार डेटाबेस में जाके देख लेते हैं, ID क्या, मोबाइल के कोरस्पोंडिंग 102। तो यहाँ पे आके 102 पास कर देंगे हमारी ID, है ना। अभी ID के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, डेटा सारा आ जाएगा। अब वो डेटा को स्टोर कैसे करेंगे हम, MOBILES मोबाइल्स का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा को गेट करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम मोबाइल कर दें, MOBILES मोबाइल्स कर देते हैं। उसके बाद में प्लॉट ID की जगह क्या कर देंगे, MOBILE मोबाइल ID, यहाँ पे मोबाइल नेम MOBILE मोबाइल नेम, यहाँ पे MOBILE मोबाइल कलर और यहाँ पे CID की जगह कर देंगे M डॉट गेट मेथड को कॉल कर देंगे, M डॉट गेट मेथड। उसके बाद में M डॉट गेट मेथड और यहाँ पे भी ये जो वेरिएबल टाइप है ये पूरा हट जाएगा। यहाँ पे दूसरी मेथड कॉल करेंगे जो इस क्लास के स्पेसिफिक है, M डॉट गेट। यहाँ पे क्या करना हमको, कलर हमने कर दिया, ID हमने कर दी, बैटरी पावर, है ना। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी M डॉट गेट रैम और रोम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले रोम कर लेते हैं, उसके बाद में M डॉट गेट रोम। रोम तो हो गया, हमको क्या करना है, अब रैम करना है, तो RAM। नेक्स्ट क्या करना है हमको, प्रोसेसर, तो M डॉट गेट प्रोसेसर। बैटरी पावर हो गया। अब क्या करना है, लास्ट हमको करना है गेट प्राइस। गेट प्राइस हो गया क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पर M डॉट गेट प्राइस, है ना। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे बैटरी पावर, तो इसको डिलीट करके यहाँ पे आ जाएगा BATTER भाई बैटरी, POWER पावर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा रैम रोम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रैम, यहाँ आ जाएगा प्रोसेसर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोबाइल प्राइस, मोबाइल प्राइस। अब ये तो हमने क्या करा, मोबाइल के डेटा को गेट करवा लिया।